गुड मॉर्निंग। लो टेम्परेचर प्रोडक्शन में आज हम देखेंगे कूलिंग बाई एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन या रुद्धोष्म विचुंबकन के द्वारा शीतलन। देखिए, जूल थॉमसन इफेक्ट से मिनिमम हम 0.82 केल्विन टेम्परेचर तक अप्रोच कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि डिफरेंट जो मेथड्स हैं लो टेम्परेचर ऑब्टेन करने के, उनमें सभी में जूल थॉमसन इफ़ेक्ट का हमने यूज़ किया। इस तरह से हमने जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर किया इसमें ऑब्टेन किया, दैट वाज 0.82 केल्विन। इस टेम्परेचर पर सभी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम आदि सभी का लिक्विफिकेशन हो जाता है। लेकिन अगर हमें किसी एक्सपेरिमेंट के लिए या जहाँ हमें ज़रूरत है लो टेम्परेचर की, इससे भी अगर लो टेम्परेचर पर हमें पहुँचना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए डिबाई एंड गेउक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एडियाबैटिकली डीमैग्नेटाइजेशन किया और 0.82 केल्विन से भी लो टेम्परेचर तक वो पहुंच पाए। और ये टेक्निक या ये मेथड इतना बढ़िया था, इतना इफ़ेक्टिव था कि इससे उन्होंने डिफरेंट अगर पैरामैग्नेटिक अलग अलग सब्सटेंस यूज़ करें लाइक गैडोलिनियम सल्फेट से उन्होंने 0.25 केल्विन टेम्परेचर ऑब्टेन किया। इसी तरह से कुछ अनुचुंबकीय सॉल्ट्स अगर उनका मिश्रण लें अगर, तो उससे 0.002 केल्विन टेम्परेचर इन्होंने प्राप्त किया। और अगर इसमें एटम्स के नाभिकों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा चुंबकित करें और फिर रुद्धोष्म विचुंबकन करें तो 10⁻⁻⁶ केल्विन टेम्परेचर तक भी प्राप्त कर सकते। अब देखिए, इसमें इसका हम सेटअप देखते हैं कि किस तरह से सब्सटेंसेस का जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, डिफरेंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को किस तरह से हम उनको पहले कूल करेंगे, देन मैग्नेटाइज्ड करेंगे और उनकी कूलिंग जो सिस्टम है उनका इतना इफेक्टिव रखेंगे कि जब उनको मैग्नेटाइज किया जाएगा तो उनके टेम्परेचर में जो रेज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उस टेम्परेचर को बाहरी गैसेस के द्वारा, बाहरी जो उनके चारों तरफ ट्यूब्स के अंदर जो गैसेस और लिक्विड गैसेस फ्लो होती रहती हैं, उनके द्वारा उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके, उस हीट को एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर लो किया जाएगा एंड देन एडियाबैटिकली डीमैग्नेटाइज्ड करेंगे ताकि उनका टेम्परेचर और भी बहुत ज़्यादा हम कम कर सकें। तो देखिए, इसमें क्या होता है, एक कांच की नली होती है जिसे हमने डायग्राम में ए से यहाँ दर्शा रखा है। इस ट्यूब में एक अनुचुंबकीय लवण पैरामैग्नेटिक सॉल्ट जैसे गैडोलिनियम सल्फेट या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का सैंपल इसमें रख दिया जाता है। इसे टी आकार की एक ट्यूब से जॉइन किया जाता है जिसके ऊपर एक वॉल्व लगा रहता है, जिसका एक साइड हीलियम चैम्बर से जाता है और दूसरा वैक्यूम पंप की तरफ जाता है। अब देखिए, इसमें इस ट्यूब ए को एक हीलियम गैस से भरे ज्वार फ्लास्क में रखा जाता है। इस फ्लास्क को एक अन्य द्रव हाइड्रोजन से भरे फ्लास्क में रख दिया जाता है। इस प्रकार से द्रव गैसों से भरे फ्लास्क को एक दूसरे के में रखकर और ताप प्रवणता उत्पन्न की जाती है। जो सैंपल है उसे हम बाहर ज्वार फ्लास्क में रखकर और टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं ताकि सैंपल का जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कांटेक्ट में ना आए या हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो, इसीलिए हम इसे एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन कह रहे हैं। अनुचुंबकीय लवण के रुद्धोष्म विचुंबकन के द्वारा प्राप्त न्यून ताप को नापने के लिए ट्यूब ए के ऊपर चालक कुंडलियां लपेटी जाती हैं जिससे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मापा जाता है। अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ, अनुचुंबकीय लवणों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई टेम्परेचर के रेसिप्रोकल होती है। संपूर्ण उपकरण को एक शक्तिशाली चुंबक के मध्य रखा जाता है। चुंबकीय पोल्स इसके दोनों साइड में लगे होते हैं, जैसा कि डायग्राम से दिख रहा है हमें। एन और एस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर वाले पोल्स हैं, तो इनको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो देखिए, प्रारंभ में कांच की नलिका ए में द्रव हीलियम को लगातार प्रवाहित करते हैं, लिक्विड हीलियम हम यहाँ ले रहे हैं, जिससे कि अनुचुंबकीय लवण का ताप द्रव हीलियम के ताप के बराबर हो जाता है। जब सैंपल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे
तो उसका मैग्नेटाइजेशन होता है, और मैग्नेटाइजेशन होने से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में उनका अलाइनमेंट होता है। इस वजह से सैंपल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और यह जो द्रव हीलियम फ्लो हो रही है ये उसका हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इस गैसियस हीलियम को और द्रव को दोनों को वैक्यूम पंप के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि ट्यूब ए में वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाता है। इस प्रकार चुंबकन की स्थिति में लवण कुछ समय पश्चात द्रव हीलियम के साथ तापीय संतुलन में आ जाता है। अब अचानक चुंबकन क्षेत्र का मान एब्रप्टली 0 कर दिया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को एब्रप्टली हटा लिया जाता है, जिससे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का रुद्धोष्म विचुंबकन होता है। एडियाबैटिकली डीमैग्नेटाइजेशन किया जाता है, जिससे कि सॉल्ट का टेम्परेचर और भी कम हो जाता है, और इस विधि से मिनिमम 10⁻³ केल्विन टेम्परेचर तक हम जा सकते हैं। अब देखिए इसकी ऊष्मागतिकी के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि मान लिया कि नलिका ए में अनुचुंबकीय लवण चुंबकीय क्षेत्र B लगाने पर चुंबकन तीव्रता I प्रेरित हो जाती है। हमने मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया दैट वैल्यू इज B, और जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी सब्सटेंस में प्रोड्यूस हुई वो है I, जो कि चुंबकन प्रति एकांक आयतन होती है। तो देखिए अनुचुंबकीय लवण पर किया गया कार्य GW प्राइम से हम दे रहे हैं B × DI। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो होता है B × DI। तो पदार्थ के द्वारा ये तो जो BDI है ये है अनुचुंबकीय लवण पर किया गया कार्य, लेकिन अगर हम इसका रिवर्स देखें कि अनुचुंबकीय लवण द्वारा किया गया कार्य, तो ये क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, DW = BDI। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार dQ = du + dW होता है। सिस्टम को दी गई हीट इक्विवेलेंट होती है उसकी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन प्लस सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए इसमें यांत्रिक कार्य PdV के साथ चुंबकीय फील्ड के कारण भी किया गया कार्य भी इसमें सम्मिलित होगा। तो dW जो ओवरऑल किया गया कार्य होगा वो इक्विवेलेंट होगा PdV - BDI। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमने पदार्थ लिया है वो ठोस अवस्था में है, और बाह्य दाब के विरुद्ध जो आयतन परिवर्तन होगा वो यहाँ पर नेग्लिजिबल होगा, इसलिए बाह्य दाब के विरुद्ध किया गया कार्य PdV यहाँ पर हम 0 लेंगे। तो dW जो होगा वो अल्टीमेटली -BDI होगा, एंड dQ = होगा du - BDI। और ऊष्मागतिकी का अगर इसमें दूसरा नियम का भी यूज़ करें हम, तो dQ = होगा T × ds। यहाँ पर ds पदार्थ की एंट्रोपी में परिवर्तन को दर्शा रहा है। तो ठोस पदार्थों के चुंबकन के कारण जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ऊष्मागतिकी के चारों मैक्सवेल संबंध भी वैध रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊष्मागतिकी के मैक्सवेल के प्रथम संबंध से जो कि होता है ΔT/ΔP एट कांस्टेंट एंट्रोपी = ΔV/ΔS एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दैट इज इक्वलेंट टू T × यहाँ पर ΔS की जगह हम रख देंगे dQ/T। तो ये होगा T × ΔV/ΔQ एट कांस्टेंट प्रेशर। इस इक्वेशन में हम P को -B से तथा V को I से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि PdV जो है यहाँ पर हमारा जो dW है वो -BDI है। तो यहाँ पर हम P की जगह -V और V की जगह I पुट कर देंगे। तो हमें इक्वेशन मिलेगी ΔT/ΔB एट कांस्टेंट S दैट इज इक्विवेलेंट टू -T ΔI/ΔQ एट कांस्टेंट B। इसको हम रख देंगे -T, ऊपर नीचे हमने ΔT से मल्टीप्लाई कर दिया, ΔI/ΔT ΔT/ΔQ एट कांस्टेंट B। इस इक्वेशन हमें लास्ट में मिली -T ΔI/ΔT एट कांस्टेंट B ΔQ/ΔT एट कांस्टेंट B। अब देखिए स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा एकांक द्रव्यमान के लिए अगर Cb है, तो एकांक आयतन के लिए ΔQ/ΔT एट कांस्टेंट B चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लिख सकते हैं Cb ×
पदार्थ का घनत्व d, क्योंकि ये एकांक द्रव्यमान के लिए है और एकांक आयतन के लिए हम निकालेंगे तो इसे d से मल्टीप्लाई करेंगे घनत्व से। तो यहाँ पर इक्वेशन डेल टी ओवर डेल बी एट एस, इसको हम लिख सकते हैं माइनस टी अपॉन डी सी बी। यहाँ पर हमने डेल क्यू ओवर डेल टी एट बी की वैल्यू पुट कर दी और मल्टीप्लाई बाई डेल आई ओवर डेल टी एट बी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स, काई इज इक्वल्स टू सी अपॉन टी। यहाँ पर सी जो है क्यूरी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन बी, इसलिए आई की वैल्यू होगी सी बी अपॉन म्यू नॉट टी। और इसका हम टी के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पे फर्स्ट इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जो कि होगा माइनस बी सी अपॉन म्यू नॉट टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो डेल टी ओवर डेल बी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू होगा टी अपॉन डी सी बी इंटू बी सी अपॉन म्यू नॉट टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी बी टी। यहाँ पर ए को हमने मान लिया है सी अपॉन म्यू नॉट डी, इसकी जगह हमने ए पुट कर दिया। तो देखिए टी इंटू डेल्टा टी, हमने टी का जो वेरिएबल टी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया और वेरिएबल बी है उसको राइट हैंड साइड में पुट कर लेंगे। सो दैट इज इक्वलेंट टू ए अपॉन सी बी बी इंटू डेल्टा बी। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट्स, क्योंकि हम मान रहे हैं कि रुद्धोष्म विचुंबकन में जब चुंबकीय क्षेत्र बी का मान अचानक शून्य किया जा रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो लिमिट्स होंगी वो होंगी बी से 0 और टेम्परेचर पदार्थ का तापमान हम मान रहे हैं T1 से T2 हो जाता है। तो T1 से T2 T की लिमिट रख देंगे। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो यहाँ पर हमें मिलेगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन सी बी। T2 स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिलेगा T1 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन सी बी इक्वलेंट टू T1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे 1 माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन सी बी T1 स्क्वायर और T2 की वैल्यू हो जाएगी T1 अंडर द रूट 1 माइनस ए अपॉन सी बी बी अपॉन T1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये जो इक्वेशन है इससे हम समझ सकते हैं कि जितना अधिक आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा बी की वैल्यू होगी, या जितना कम प्रारंभिक ताप का मान होता है उतना ही अधिक चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ का रुद्धोष्म विचुंबकन में शीतलन होता है। यहाँ पर देखिए ए और सी दोनों क्यूरी कांस्टेंट कहलाते हैं, परंतु इनके मात्रक भिन्न भिन्न होते हैं। सी का मात्रक केल्विन होता है जबकि ए का मात्रक इस इक्वेशन से हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा जूल केल्विन पर किलोग्राम टेस्ला स्क्वायर। रुद्धोष्म विचुंबकन के कारण शीतलन लवण की एंट्रोपी एस और ताप टी के मध्य आलेख द्वारा सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है। एंट्रोपी टेम्परेचर का फलन होती है। तो देखिए डायग्राम से ओ पी और ओ क्यू एंट्रोपी एस की टेम्परेचर पर के साथ वेरिएशन शो कर रहे हैं जब चुंबकन क्षेत्र शून्य है। ओपी उस कंडीशन में है जब चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है और ओ क्यू उस कंडीशन में है जब वह चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ चुंबकित अवस्था में है। तो मान लिया हमने कि बिंदु पी प्रति चुंबकीय पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था निरूपित कर रहा है। पी जो है वो कब है जब चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। तो यहाँ पर पॉइंट पी उस प्रति चुंबकीय पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को निरूपित कर रहा है। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र बी के द्वारा ताप T1 पर समतापीय रूप से इसे चुंबकित किया जाता है तो एंट्रोपी S1 से S2 तक कम होती है और बिंदु Q के द्वारा निरूपित अवस्था प्राप्त होती है, क्योंकि जब हम उसे चुंबकित कर रहे हैं समतापीय रूप से तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी और एंट्रोपी जब डिक्रीज होगी तो हम Q पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। इस अवस्था में रुद्धोष्म विचुंबकन एंट्रोपी को कांस्टेंट रखकर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तापमान देखिए डिक्रीज होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट है तो हम Q से R पॉइंट पर पहुंच जाएंगे और लवण का ताप घटकर T2 हो जाएगा। तो चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र B अधिक लेंगे तो प्रारंभिक ताप T1 कम लेने पर शीतलन अधिक होगा। B को हम बढ़ाएंगे और T1 को हम कम करेंगे तो शीतलन और अधिक होगा, मतलब टेम्परेचर हमें फाइनली और भी लो टेम्परेचर मिलेगा। तो ये हमने आज कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन देखा और नेक्स्ट हम लिक्विड हीलियम के बारे में स्टडी करेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू।